सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के करंट अफेयर्स दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं दैट इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त दैट इज 3rd ऑफ अगस्त टू 11th ऑफ अगस्त की जो भी इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारी ये है कि 107 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है हमारी कंट्री दैट इज मोल्डोवा। तो इससे पहले अभी 106 नंबर की कंट्री बनी थी दैट इज अर्मेनिया। तो ये तो हमारी न्यूज़ हो गई। अब हम जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारी इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ये कब फॉर्म हुआ था? 2015 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? कुछ मीटिंग्स होती हैं रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, जिसमें जो 21 नंबर की फ्रांस के पेरिस में हुई थी, वहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें कि हमारा जो अर्थ है उसमें आपको पता होगा कि इस तरीके से एक इक्वेटर लाइन है, उससे 23rd डिग्री नॉर्थ में हमारा कैंसर है एंड 23rd डिग्री साउथ में जो है वो हमारा कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन्हें हम बोलते हैं सनशाइन कंट्रीज। यानी कि यहाँ पर अर्थ का जो है आई मीन टू से अर्थ पे जो भी सनलाइट आती है उसका मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पर आता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन कंट्रीज को क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए सनलाइट का और इससे अपनी क्या बनानी चाहिए, सोलर एनर्जी बनानी चाहिए। इसके करंट के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है आशीष खन्ना और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। इसके सिग्नेटरी मेंबर्स यानी कि जिन्होंने इसको स्टार्टिंग में साइन किया था वो हैं 120, लेकिन जो रेक्टिफाई किया था यानी लागू किया था वो अब आप देख रहे हैं कितनी है, 107 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो साइन करने वाले और लागू करने वालों में भी फर्क है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज पीएम मोदी टू विजिट चाइना एंड जापान। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं दैट इज नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ जाने वाले हैं? चाइना और जापान की विजिट पे जाने वाले हैं। पहले वो जाएंगे जापान, जहाँ पर इंडिया और जापान के बीच में कुछ बायलैटरल समिट है, उसका आयोजन करेंगे। ठीक है, कुछ बातें हैं वो करेंगे। देन उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं? चाइना जा रहे हैं। तो उनके चाइना जाने में कुछ स्पेशल क्या है कि ये मोदी जी की फर्स्ट विजिट है आफ्टर द अटैक ऑन गलवान वैली। आपको पता होगा स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 2020 में, हमारे लद्दाख वाला जो एरिया है उसके पास एक गलवान वैली है उसको लेकर। ठीक है, तो वहाँ पर स्टैंड ऑफ हो गया था। उसके बाद से इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये पहली मीटिंग है उस अटैक के बाद जब मोदी जी जा रहे हैं चाइना। और वो क्यों जा रहे हैं? टू अटेंड द एससीओ मीटिंग। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली जो वीडियोस करवाई थी उसमें मैंने बताया था एस जयशंकर जी गए थे मीटिंग के लिए। ठीक है, तो जो मेन मीटिंग है, अब जो एससीओ की हेड्स वाली जो मीटिंग है उसको अटेंड करने जा रहे हैं कौन? हमारे पीएम मोदी जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी न्यूज़ थी, कुछ स्टैटिस फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एससीओ फॉर्म हुआ था 15 जून 2001 को, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। सबसे पहले जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो ये किस नाम से बनी थी? S5। ठीक है, शंघाई 5 को बोलते थे। ठीक है, 1996 में ये बनी थी। ठीक है, और तब इसके मेंबर्स थे चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि इसमें चाइना और रशिया है प्लस जितनी भी हमारी जो ये स्थान वाली कंट्रीज है, मैंने बताया था आपको, दैट इज हमारी जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं, जिसमें कि हमारी मेनली आता है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और कौन सा आता है? तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान है वो इसका पार्ट नहीं है। तुर्कमेनिस्तान को आपको कैसे याद रखना है कि तुक ही नहीं है कि वो इसका पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये मेंबर्स थे। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ। देन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज ने क्या किया? ज्वाइन किया। उसके बाद 2023 में अभी ईरान ने और 2024 में बेलारूस ने क्या है? ऐड ऑन किया है। तो टोटल अब कितनी कंट्रीज हैं इसके मेंबर? 10 कंट्रीज है। तो आपको लेटेस्ट याद रखनी है 2023 में ईरान और फिर 2024 में बेलारूस। ठीक है, IB से याद रख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको याद रखना है सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कजाकिस्तान से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड न्यूज। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूज के बारे में। ओके, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज डोनाल्ड ट्रंप वार्न्स ऑफ a 25% टैरिफ ऑन इंडिया इफ ट्रेड विद रशिया।
तो ये जो न्यूज़ है ये हमारे लास्ट वीक की है, जो कि मुझसे मिस हो गई थी। आज मैं आपको पूरी जो भी इंडिया यूएसए ट्रेड वॉर चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ। तो जो हमारे जो यूएसए के प्रेसिडेंट है 47वें नंबर के, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया ट्रेड करता है रशिया के साथ तो वो क्या करेंगे, इंडिया पर 25% टैरिफ लगाएंगे। दिस इज व्हाट हेडलाइन सेज, ठीक है। तो अब ये ऐसा टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। तो इंडिया क्या करता है, यूएसए के प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगाता है, 60 से 100% टैरिफ लगाता है। और इंडिया ऐसा क्यों करता है, ताकि जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हों वो हो जाए महंगे, और लोग जो हैं वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ना खरीद के हमारे जो होममेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो इंडिया में बने हैं, उसको हम क्या करें, ज़्यादा परचेज करें। ऐसा इंडिया क्यों करना चाहती है, क्योंकि इंडिया चाहती है हम क्या बने, आत्मनिर्भर बने, ठीक है। अब सेम पॉलिसी जो है वो क्या कर रही है, अमेरिका अपनाना चाहती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिलीव करते हैं किसमें, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे। देखिए ये जो टर्म्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी इंटरव्यूज में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपसे ऐसी टर्म्स पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम क्या मानते हैं कि इंडिया फर्स्ट, यानी इंडिया को हम प्रमोट करते हैं, तो वैसे यूएसए वाले चाहते हैं कि यूएसए के प्रोडक्ट्स बिके, हमारे लोगों को क्या करें, एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंडिया अगर 60 to 100% टैरिफ लगाता है तो हम भी क्या करेंगे, उसके बदले में यूएसए ने बोला कि मैं आपके ऊपर क्या करूंगा, 50% तक का टैरिफ लगाऊंगा। इसी टैरिफ को, टैरिफ आप समझते होंगे, मैं इतना मान के चल रही हूँ कि टैरिफ एक टैक्स होता है जो कि हम इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं, राइट। और इसी स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि इंडिया ने यूएसए पे लगाया और यूएसए ने वापस क्या कर दिया, इंडिया पे लगा दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, कि आप, मैं कुछ करूंगा तो उसके बदले में आप भी कुछ करेंगे। जैसे हम नॉर्मली भी बोलते हैं ना कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ क्या करूंगा, इन रिटर्न बुरा करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है। अब इससे इंडिया को क्या होगा, क्या नुकसान होगा, तो इंडिया को ये नुकसान होगा कि जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी, ठीक है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया खरीदता है यूएसए से। ऑब्वियसली क्योंकि 50% तक का टैरिफ अगर लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इससे क्या होगा, हम जो वो सामान खरीद रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, राइट। तो पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम रेसिड्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कुकिंग कोल, ठीक है। ये कुकिंग कोल है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं हम लेते हैं यूएसए से, और ये सब क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे महंगी हो जाएंगी। ओके, ये थी पिछले हफ्ते की बात। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते में क्या प्रोग्रेस हुई है या क्या क्या चीज़ें बदली हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर आप ट्रेड करते हैं रशिया के साथ तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे, और ऐसा उन्होंने बोला था कि हम 1 अगस्त से ये टैरिफ लगा देंगे। लेकिन 7 अगस्त आ गया, ठीक है। तब तक ये सब नॉर्मल चल रहा था, उन्होंने नहीं लगाया था, टैरिफ इम्पोज नहीं किया था यूएसए ने। क्यों नहीं किया था, मे बी वो कुछ चीज़ें देख रहे थे, बट उन्होंने तब तक नहीं लगाया था। फिर 7 अगस्त से उन्होंने क्या कर दिया, 25% टैरिफ को क्या कर दिया, इफेक्टिव कर दिया। तो पहले आपको याद रखना है कि पहले 1 अगस्त से होने वाला था, और फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चेंज करके क्या कर दी, डेट 7 अगस्त कर दी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस हफ्ते में हुई है वो ये है कि यूएसए ने पाकिस्तान से क्या कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे फॉर क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन। कहते हैं कि पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है, और हम क्या करेंगे, उनके क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। और उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि चाइना की जो प्रेजेंस है वो क्या हो रही है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किसके कारण, सीपेक प्रोजेक्ट के कारण, ठीक है। सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो क्या कर रहे हैं, जो चाइना वाले हैं वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना क्या बना रहे हैं, मतलब पोर्ट डेवलप कर रहे हैं बेसिकली चाइना वाले, सो दैट वो क्या कर सके, प्रेजेंस जो है अपनी बढ़ा सके उस एरिया में। इसी को काउंटर करते हुए यूएस से कह रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, पाकिस्तान में क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो आया वो ये हुआ कि नेक्स्ट डे यूएसए से अनाउंसमेंट आती है दैट दे आर गोइंग टू पुट सैंक्शंस ऑन द 20 कंपनीज, ठीक है। जिसमें से कि 6 कंपनीज जो हैं वो हैं इंडियन कंपनीज, जो कि किस फील्ड में काम कर रही हैं, पेट्रोकेमिकल फील्ड में काम कर रही हैं, ठीक है। फिर ये न्यूज़ आ गई, ओके। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि उन्होंने अभी तक कितना % टैरिफ लगा रखा था इंडिया पे, 25%। अब उन्होंने बोला है कि 27 अगस्त तक वो और 25% लगा देंगे, यानी कि टोटल टैरिफ वो कितना कर देंगे, 50%। लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा, हमने बात की थी, आई एम रियली सॉरी, लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि उन्होंने कहा था कि वो 50% टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके से 25% अभी तक वो लगा चुके हैं, और बाकी बचा हुआ 25% वो क्या कर देंगे, 27 अगस्त तक लगा देंगे, ठीक है।
अब ये जो टैरिफ है ये ब्राजील और इंडिया, हम दो कंट्रीज हैं जिस पर मैक्सिमम टैरिफ यूएसए ने इम्पोज किया हुआ है। इवन पाकिस्तान वालों पर भी उन्होंने कितना टैरिफ इम्पोज किया है, 19% का, ठीक है। जिसमें कि आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मेडिकल और हेल्थ केयर जो भी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या है, ये टैरिफ एग्जेम्प्टेड है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कल को हम उनके, अगर हमारे यहाँ से भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन के जाएंगे मेडिकल प्रोडक्ट्स, तो उन पे भी हम क्या कर देंगे, फिर टैरिफ लगा देंगे। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा है, दैट दे आर नॉट गोइंग टू इम्पोज दिस टैरिफ ऑन द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इंडिया और यूएसए के ट्रेड वॉर से रिलेटेड। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। ये इस पूरे वीक की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एमपीसी जो है उसके स्टैटिक फैक्ट्स एज वेल एज जो भी हमारी मीटिंग में डिस्कशन हुआ उसके बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई की जो मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो 6 अगस्त 2025 में हुई। अब पहले हम एक बार इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या शुरू से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, तो आंसर इज नो। हमारे यहाँ पर उर्जित पटेल जी थे जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि पहले क्या होता था कि जो आरबीआई के गवर्नर है वो ही डिसाइड करते थे इन्फ्लेशन रेट को, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रादर हमारे पास क्या होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए जिसमें हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हों, 6 मेंबर्स हों, जो कि डिसाइड करें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कि रेपो रेट्स जो है हमारे जो की पॉलिसी रेट्स हैं उनको क्या हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, राइट। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे फिर क्या हुआ, जो हमारा आरबीआई एक्ट है, क्या है हमारा आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके सेक्शन 45ZB में ये एक क्लॉज डाला गया किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और उन्होंने बोला कि इस तरीके से एक ग्रुप होगा जिसमें 6 मेंबर्स होंगे, 3 कम्स फ्रॉम द आरबीआई साइड एंड बाकी के जो 3 होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो आरबीआई के जो 3 होते हैं उसमें सबसे पहला होता है हमारे जो आरबीआई गवर्नर है, अभी कौन चल रहे हैं हमारे करंट में आरबीआई गवर्नर, दैट इज संजय मल्होत्रा, 26 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो होते हैं हमारी वो हमारी है पूनम गुप्ता एंड थर्ड वन इज राजीव रंजन, ठीक है। और जो 3 होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। वो कौन होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको नॉलेज है हमारी इकोनॉमी के बारे में, तो उन्हीं को ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। और उनका टेन्योर कितना होता है बच्चे, 4 ईयर्स, 4 साल का टेन्योर होता है। मेंबर 3 होते हैं लेकिन टेन्योर कितना होता है, 4 साल का टेन्योर होता है, राइट, ठीक है। तो अब हमारे करंट में जो मेंबर्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अभी रिसेंटली ये बने हैं, मतलब रिसेंट मंथ्स में ही बने हैं, तो आपको याद रखना है नागेश कुमार, राम सिंह एंड सुगाता भट्टाचार्य, ठीक है। नागेश कुमार, राम सिंह एंड सुगाता भट्टाचार्य, राइट, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारे हो गए 6 मेंबर्स। अब ये लोग डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं कि क्या जो की पॉलिसी रेट्स हैं उन्हें हमें इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मीटिंग है ये साल में कितनी बार होती है, तो हमने क्या बोला, ये बाई मंथली है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। तो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, हमारा जो आपको पता होगा हमारा जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। तो सबसे पहले अप्रैल, मई छोड़ दिया, फिर जून, फिर जुलाई छोड़ दो, अगस्त, फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर, देन नवंबर छोड़ के दिसंबर एंड देन जनवरी छोड़ के फरवरी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाई मंथली पॉलिसी है फॉर द ईयर 2025-26। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे साल तो हमारे किसके हो गए, 2025 के हो गए, और जो हमारा फेब आएगा वो किस में आएगा, 2026 में आएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द ईयर 2025-26, जिसमें से अप्रैल की हो चुकी है, जून की हो चुकी है, और अब आप तीसरी देख रहे हैं दैट इज अगस्त में, ठीक है। लास्ट वाले मंथ में ही, जून में, हमने क्या किया था, रेट्स को कम किया था, कट किया था, ठीक है। बहुत टाइम से हमारे रेट्स कांस्टेंट चल रहे थे, अभी उनको कट किया था, ओके। और हमने इस बार जो स्टैंस अपनाया है वो क्या रखा है, न्यूट्रल। अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में कि स्टैंस का क्या मतलब है और ये न्यूट्रल का क्या मतलब है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इनका जो की ऑब्जेक्टिव है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या है, हमें इन्फ्लेशन रेट को रखना है विद इन द बैंड ऑफ ±4%, है ना। किसके ±4%, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ही गलत लिख दिया है, इट इज 4%, यानी इन्फ्लेशन को रखना है 4% ±2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर 6% से ऊपर जाती है तो आरबीआई गवर्नर को लिख कर देना पड़ता है कि वाई इट इज सो, एंड उनको वो क्या मेजर लेने वाले हैं इसको टैकल करने के लिए, ठीक है। ओके,
और ये जो टारगेट है ये कहाँ पे मेंशन है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 45ZA, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 45ZB में हमारा क्या मेंशन है, दैट इज कि ऐसी कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, और ZA में है कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे, और ये कितने साल के लिए करते हैं, फॉर 4 ईयर्स। टारगेटिंग भी कितने सालों के लिए करते हैं, 4 ईयर्स। तो जब सबसे पहले बनी तो 2016 से लेकर 20 तक के लिए, फिर 20 से 24 एंड देन 24 से 28, ऐसे करके ये क्या कर रहे हैं, टारगेट रखते हैं, ठीक है। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी हमारे की रेट्स थे उनको हम क्या कर रहे हैं, अनचेंज रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा रेपो रेट, जिसको उन्होंने रखा है 5.5% पे। इसी के बेसिस पे ये क्या होता है, हमारा की पॉलिसी रेट है। इसी के बेसिस पर हम क्या डिसाइड करते हैं कि MSF कितना होगा, SDF कितना होगा। तो देखो, जो भी हमारा रेपो रेट होता है उससे अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 0.25, ठीक है, 0.25 आगे रहेगा, वो कितना होगा, MSF होगा, और जो 0.25 है माइनस में रहेगा वो क्या होगा, हमारा SDF, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा सेशन, ठीक है। नहीं तो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में ये समझा दूंगी ये होता क्या है। अभी आप बस इतना याद रखो। और इससे पहले हमारे पास क्या होता था, SDF की जगह हम क्या यूज करते थे, रिवर्स रेपो रेट यूज करते थे, जो कि अब फिक्स्ड है 3.5% पर, और इसकी जगह अब हम यूज कर रहे हैं SDF जो कि है 5.25 पे। तो देखो 5.5 से 0.25 माइनस है 5.25 हमारा SDF, और ये हमारा कितना है 5.75, और ये क्या है 5.5, ठीक है। CRR हमारा 3% पे है, ऑल्दो ये स्लोली हमने क्या किया है 4 से 3% पे लाए हैं, और SLR है 18%। गवर्नमेंट ने GDP का ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी किया है, दैट इज 6.5%, और क्वार्टर वाइज कितना होगा ये मेंशन किया हुआ है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, दैट इज 6.6%। ये सब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। अच्छा, CPI का जो हमारा टारगेट है उन्होंने रखा है, दैट इज 3.1%। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, आप देख लीजिएगा, 3.1% उन्होंने बोला है कि हमारा CPI होगा, यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है फॉर दिस फिस्कल ईयर 2025-26। अच्छा, ये भी बता दूं 2026 का मतलब है 25-26, जो लास्ट वाला होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। उसके लिए हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है 3.1%, और GDP का है दैट इज 6.5%। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टैंस के बारे में, कि मॉनेटरी पॉलिसी में 5 तरह के स्टैंस होते हैं। सबसे पहला जो स्टैंस होता है वो होता है हॉकिश। हॉकिश का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए, इससे आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। हॉकिश स्टैंस का मतलब होता है, दैट इज, हॉकिश होता है वल्चर या चील को बोलते हैं, ठीक है। तो चील की नज़र कैसी होती है, बहुत तेज होती है, राइट। तो इसमें जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें हम क्या करते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। इसमें हमारा जो मनी सप्लाई होता है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन के कारण जो वैल्यू फॉल हो रही है उसको हम क्या कर सकें, रोक सकें, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा डॉविश स्टैंस। डॉविश का मतलब क्या होता है, डॉविश का मतलब होता है कबूतर, ठीक है, जो कि किसका सिंबल है, शांति का, पीस का सिंबल है, राइट। डव, आपने डव साबुन भी सुना होगा, तो डव पे एक चिड़िया बनी होती है, जिसका मतलब क्या है, वो किसको शो कर रही है, दैट इज कामनेस को, हमारी पीसफुलनेस को शो कर रही है, ठीक है। तो डॉविश स्टैंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बहुत कम चेंजेस रखते हैं, ठीक है। अगर हमें चेंज करना भी है तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक है। और इसमें हम ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस होते हैं दैन इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा न्यूट्रल स्टैंस। न्यूट्रल क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि अभी हमने पढ़ा था, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में बोला गया है कि हम कैसा स्टैंस लेंगे, न्यूट्रल स्टैंस लेंगे, यानी कि देखते हुए कि हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो इसलिए इसमें हम चेंज कर भी सकते हैं इंटरेस्ट को, और चेंज नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एकोमोडेटिव स्टैंस। इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो हम कौन से स्टैंस पे चल रहे थे, एकोमोडेटिव स्टैंस पे। एकोमोडेटिव का क्या मतलब होता है, जब हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है और हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं या फिर उनको बहुत कम रखते हैं। जैसे कि कोविड-19 के आपने टाइम पे देखा होगा, बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वन है वो होता है हमारे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, ठीक है। कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग का क्या मतलब है कि इसमें हम रेट तो कांस्टेंट रखते हैं, रेट को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का रिस्क हाई होने वाला है या बढ़ने वाला है इन्फ्लेशन का रिस्क, तो हम क्या करते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस रखते हैं। वैसे मोस्टली हम इसमें क्या रखते हैं, हमारे कांस्टेंट ही रखते हैं रेट्स को, ठीक है।
आई होप आपको ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंड समझ में आ गए होंगे और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या बातें बोली गई वो सब समझ में आ गया होगा। दिस इज द लास्ट न्यूज़। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए इस सीरीज़ में तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।